महिला पर्यटकों के सुरक्षा की जिम्मेदारी अब महिला कर्मियों की होगी, क्योंकि डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की पहल पर महिला सहायता बलों में महिलाओं की तैनाती की जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में महिला पर्यटकों की सुरक्षा का जिम्मा महिला कर्मियों के पास होगा, क्योंकि पर्यटन विभाग जल्द ही पर्यटन सहायता बलों में महिला कर्मियों की भर्ती करने जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश के हर टूरिस्ट स्पॉट पर महिला कर्मी की तैनाती होगी। केंद्र सरकार के निर्भया कांड के तहत इस योजना पर काम किया जा रहा है। जैसे टैफ में अभी पुरुष कर्मी ही तैनात किए जाते हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो महिला कर्मी भी तैनात किए जाएं, जो एट ए टाइम अगर किसी महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, कुछ घटना घटित होती है, तो वो इनको एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए वो उनको सुरक्षा प्रदान कर सकें, क्योंकि एक महिला ही महिला के साथ अच्छे ढंग से बातचीत कर सकती है। प्रदेश सरकार की पहल पर महिला पर्यटकों की सुरक्षा में एक कदम उठाया जा रहा है, ताकि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर महिला पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। केंद्र सरकार के निर्भया फंड के तहत महिलाओं को सुरक्षित वातावरण पहुंचाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। निर्भया फंड के तहत 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार का फंड होगा। केंद्र सरकार ने निर्भया फंड के तहत महिलाओं को सुरक्षित वातावरण पहुंचाने के लिए भी एक योजना तैयार की है, जिसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगा, 40% राज्य सरकार वहन करेगी। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अब तक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सहायता बल में पुरुष जवानों की तैनाती की जाती रही है, लेकिन अब जल्द ही आने वाले दिनों में पर्यटन स्थलों पर महिला जवान की तैनाती देखी जा सकेगी, जिसके लिए जल्द ही पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन महिला सहायता बल की भर्ती के लिए योजना तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। और रुक कर लेते हैं इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। करधनी थाना इलाके में ब्लाइंड मर्डर का बड़ा खुलासा हुआ है। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। अवैध संबंध के चक्कर में यह हत्या की गई। पति के सोते समय हाथ और पैर बांधकर बेरहमी से मार डाला गया, फिर प्रेमी के साथ मिलकर सीवर टैंक में लाश फेंक दी गई। करधनी थाना पुलिस ने महिला को और उसके प्रेमी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पत्नी और प्रेमी के बीच पिछले 3 सालों से अवैध संबंध चल रहा था। पति को पता चलने पर पत्नी के साथ आपसी झगड़ा होता था, आए दिन कलेश होता था, और इसी को लेकर पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक की पत्नी ने हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन आखिरकार आरोपी पकड़ी गई। पत्नी के साथ ही उसके प्रेमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जयपुर से यह बड़ी खबर, ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चौंकाने वाला खुलासा, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ा खुलासा हुआ है, कैसे पता चला पूरे घटना का? देखिए 7 मई को पुलिस को एक सूचना मिली थी करधनी थाना पुलिस को कि जान मोहम्मद नाम का एक शख्स जो है वो 1 मई से लापता चल रहा है, और जान मोहम्मद की जो पत्नी है शाहजहां, उसने ही ये शिकायत जो है, सूचना जो है पुलिस को दी थी। जिसके बाद पुलिस को जब संदेह हुआ और पुलिस ने संदेह के आधार पर जब सीवरेज टैंक की खुदाई करवाई, तब जान मोहम्मद का जो लाश थी वो बरामद हुई। उसके बाद गहनता से पड़ताल करने पर जो डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुरानिया और इसके अलावा जो भी पुलिस टीम थी, उन्होंने गहनता से पड़ताल शुरू की, और शुरुआत से जो शाहजहां खातून थी, जो कि मृतक की पत्नी थी, उसके बयानों पर संदेह हुआ। तो पूछताछ में खुलासा हुआ कि शाहजहां ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पत्नी की को मौत के घाट उतारा। उसके बाद पति की लाश को सीवरेज टैंक में फेंक दिया। ये जो पूरी हत्या की वारदात थी वो 1 मई को अंजाम दी गई थी, और ये सामने आया कि रात के वक्त पति के सोते वक्त उसके हाथ पैर बांधे प्रेमिका के साथ, प्रेमी ने के साथ मिलकर के, और तकिए से गला घोंटने के बाद, मुंह घोंटने के बाद में इस लाश को सीवरेज टैंक में फेंक दिया। आखिरकार डीसीपी वेस्ट की टीम ने इस केस को सुलझाया और अब महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, बड़ा खुलासा हुआ है पुलिस की ओर से, और बेहद शर्मनाक ये घटना, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। 3 सालों से संबंध चल रहा था। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए।
और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। ऑर्गन ट्रांसप्लांट गली गली जांच। जी हां, ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एक तरफ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो दूसरी तरफ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि इस मामले में स्पेशल जांच कमेटी बनेगी जो घोटाले की तह तक जाएगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में बड़ा एक्शन। RUHS कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी का इस्तीफा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से आखिरकार VC पद से इस्तीफा देना पड़ा डॉक्टर सुधीर भंडारी को। सुधीर भंडारी आज दोपहर में राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। करीब 1 से 1.5 घंटे तक दोनों के बीच में चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद उन्हें अपना इस्तीफा यहां पर राज्यपाल को सौंपना ही पड़ा। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का ऐलान, स्पेशल जांच कमेटी बनाकर कराएंगे मामले की जांच। मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर है, वो एक SIT का गठन करने की बात कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच एक स्पेशल कमेटी गठित करके करेगी, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले पर गंभीर है और इसके तार कहां तक जुड़े हैं वो जो है पूरी तरह से सबके सामने रखेगी और पूरी तरह से इस मामले को उजागर सरकार की तरफ से किया जाएगा, ताकि कोई जो दोषी है वो नहीं बख्शा जा सके। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इंटरनेशनल रैकेट के खुलासे के बाद अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मामले से जुड़े एक एक शख्स को बेनकाब किया जाएगा, जिसके संकेत चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर दे दिए। कौन है, कमेटी बैठा के अभी ACB भी जांच कर रही है। हमें इसके अंदर जो है जो असली जो तार कहां जुड़े हुए हैं वहां हमें जाके इसको प्रकरण को हमें हमारी जनता को हमें बताना है कि भाई दोषी लोगों को पकड़ने की बड़ी साजिश है। और इसके अंदर जो है ये 2020 से ये इशू चल रहा है एक बहुत तेज गति के साथ। इससे पहले इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने राज्यपाल से मिलकर अपना पक्ष भी रखा था। सुधीर भंडारी के अलावा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भी राज्यपाल कलराज मिश्र से इस मामले पर बात करने पहुंचे थे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह घोटाला काफी बड़ा है, जिसमें जब तक एक एक चेहरे को बेनकाब नहीं किया जाएगा सरकार शांत बैठने वाली नहीं है। करेंगे SIT ये अपने JIT इनमें जो भी स्पेशल कमेटी जो बनी, अभी ACB तो जांच कर ही रही है। 3 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त हुए, यहाँ तक कार्रवाई सिमट गई, क्या उसके आगे अब नहीं आगे अभी सिमटी नहीं है कार्रवाई, अभी तो कार्रवाई हो रही है। अभी तो ACB आगे बढ़ेगी, कार्रवाई तो अभी शुरू ही हुई है, सिमटी नहीं है अभी। सुधीर भंडारी की भूमिका किस तरह की आपको फाइंडिंग्स में मिली है, जो तथ्य सामने आए? आपने खुद आज राजभवन में बात करी है। सेंटर पावर सेंटर बन गए थे पिछली सरकार के अंदर और पिछली सरकार के लाडले थे, इनको रिवॉर्ड किया गया, RUHS का VC बनाया गया और इन्होंने पूरी अथॉरिटी सेंट्रलाइज कर ली थी, तो एक तरह का खौफ था, लोग इनसे डरते थे और इस खौफ और इस डर की वजह से ये ना तो मीटिंग्स का कोई रिकॉर्ड था, कितनी NOCs दी हैं, ये सब चीजें जो अनियमितता करके इन्होंने जो रिकॉर्ड कर दिया, इसके नीचे इसी की छत्र छाया में ये जो है आपके गौरव सिंह जैसे लोग। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद फर्जी NOC के मामले ने भी सुर्खियां बटोर ली हैं। कई आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई बड़े डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों इसी फर्जी NOC केस में SMS हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फर्जी NOC की आड़ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खेल लंबे वक्त से चल रहा था, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल थे। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि एक एक चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी तरीके से NOC जारी करने का मामला तब सामने आया जब अप्रैल में ACB की टीम SMS मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह की इसमें तमाम भूमिका शामिल रही और उसे ACB की टीम ने पकड़ा। उसके बाद में जब आगे ACB की टीम ने जांच शुरू करी तो 3
प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो है वो इसकी गिरफ्त में आए, उस पर संदेह का दायरा बढ़ा और उन पर भी जो कार्रवाई करते हुए जो है वहां के दस्तावेजों को खंगाला गया और इसके लिए सरकार को पत्र लिखा गया। इसके बाद तीनों अस्पतालों की जो ऑर्गन कमेटी है उनके जो लाइसेंस है वो निरस्त किए गए, लेकिन अब भी सरकार को शक है कि इस मामले की जो चेन है वो काफी लंबी है। इस लिहाज से इस जांच को जो है वो तय तक पहुंचानी होगी, तभी जाकर के वास्तविक जो दोषी हैं वो सामने आ सकेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधिच, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात करेंगे आबादी की उस रिपोर्ट की जिस पर सियासत आई है। देश में आजादी के बाद से 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में कमी आई, जबकि मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई। ईसाई आबादी की हिस्सेदारी 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गई है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर यानी कि EAC और PM के इस रिपोर्ट में यह बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के आते ही सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। हिंदू आबादी 10% घट गई है। आबादी वाली रिपोर्ट पर खूब मची रार। कांग्रेस पर बीजेपी का तगड़ा प्रहार। कांग्रेस ने देश को बनाया धर्मशाला। कांग्रेस बोली ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों पर डाला ताला। हिंदू बना मुसलमान, आबादी पर घमासान। मुस्लिमों की आबादी को लेकर राजनीतिक गलियारों में भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के विश्लेषण में मुस्लिम आबादी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट की माने तो आबादी पर EAC रिपोर्ट का खुलासा, हिंदू घटे मुस्लिम बढ़े। 1950 से 2015 तक के आंकड़ों पर रिपोर्ट। हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी। हिंदुओं की आबादी 1950 में 84% थी। हिंदुओं की आबादी 2015 में 78% हुई। 65 वर्ष में मुसलमानों की आबादी बढ़ी। 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी। 2015 में मुस्लिमों की आबादी 14.09% हो गई। भारत में हिंदुओं की आबादी 7.8% घटी। EAC की रिपोर्ट के आते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने आंकड़ों पर चिंता जताई है। भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, वह क्षेत्र भारत से अलग हो जाता है। अफगानिस्तान जो आज का है वो पहले सारा राज्य वहां पर था, वहां हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई, वो अलग हो गया। पाकिस्तान था, वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी, तब तक वो हिंदुस्तान में रहा और वहां जनसंख्या कम हुई, वो पाकिस्तान बन गया। इसलिए भारत में जनसंख्या का संतुलन और जनसंख्या का नियंत्रण न केवल ये भौगोलिक बदलाव के लिए परंतु भारत के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। उसके आरोप को महंगाई और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों से ध्यान हटाने की जुगत बता रही है। गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके खाचरियावास कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण कर जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, ये चुनाव से प्रभावित आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि 10 वर्ष में आपने हिंदुओं की भलाई के लिए क्या किया। बीजेपी ये चुनाव अपने कामों पर नहीं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लड़ना चाहती है। मुसलमानों का डर पैदा करके हिंदुओं के सारे वोट लेना चाहती है, लेकिन हिंदू को कुछ देना नहीं चाहती। ये देश जानता है यहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है,
यहाँ बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का, बीजेपी के धोखे का मुद्दा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर करुणाकर सिंह ने कहा है कि ये आंकड़े चिंताजनक हैं। वहीं मुस्लिम अलायंस के प्रदेश प्रभारी मोहसिन रशीद खान ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। जैसा ये अभी रिपोर्ट जिस बारे में चर्चा हो रही है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं वो मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है और भारत में 43.8 2015 तक जो ग्रोथ हुई है वो 43.8% करीब है और जो हिंदुओं का डिक्लाइन हुआ है वो 7.8% के करीब है और हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी जो नेबरिंग कंट्रीज में है वो भी काफी बढ़ी हैं। तो क्या ये चिंता का विषय? ये जो आंकड़े आए हैं प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल, ये जो आंकड़े आए हैं ये एक तरीके से इस मुल्क में एक अफरा तफरी मचाने की कोशिश है और पेश भी इस तरीके से किया जा रहा है जैसे कोई मुसलमानों की तादाद बेइंतहा 40% बढ़ गई हो और हिंदुओं की बेचारों की तादाद 8% घट गई हो। तो ये एक गलत तरीके से माहौल पेश बनाने का एक कोशिश है। रिपोर्ट के बाद बीजेपी देश में तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिकता संहिता लाने की मांग कर रही है, जिसे विपक्ष बीजेपी की हार की बौखलाहट बता रहा है। अब जब 4 चरण के मतदान बाकी हैं, तब आबादी वाली रिपोर्ट के बहाने देश का सियासी पारा उफान चढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर भीलवाड़ा से, जहां पर मांडलगढ़ पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। विवेक धाकड़ के पिता और पत्नी के बीच विवाद चल रहा है जो बढ़ता चला जा रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय तक विवाद पहुंच गया। इसके बाद हजारों की संख्या में धाकड़ समाज के लोगों ने विवेक धाकड़ के पिता के समर्थन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विवेक धाकड़ की पत्नी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं मामले में जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया और मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की गई। अपराधी हैं, इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ, बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसमें। हमारे जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मेरी बहू है पद्मिनी और 4 उसकी बहनें और 5 रिंग मास्टर की वजह से बहुत बड़ा षड्यंत्र पीछे लेकर के इतनी बहुत जघन्य हत्या। हम आज सिर्फ यहाँ ज्ञापन देने आए हैं एसपी साहब, कलेक्टर साहब को कि जो भी है इसमें अभी ऑलरेडी 1 महीना निकल चुका है। हम एक निष्पक्ष जांच की अपील करने आए हैं और जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनकी पत्नी पद्मिनी धाकड़ और उनके जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की अपील करें। और 2-4 दिन से जो वीडियो आ रहे थे, वायरल हो रहे हैं कि धाकड़ साहब के ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, हम तो केवल यही चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उनको सजा दिलाई जाए। तो वहीं डीग के जुरारा थाना इलाके में पुलिस और डीएसटी ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और दोनों तरफ से 20 राउंड से अधिक फायरिंग किए गए। आरोपियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही एक गाड़ी भी जब्त की। पुलिस ने गौवंश को भी मुक्त कराया। वहीं कुछ बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बाहर है। और जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीबी की फागी पंचायत समिति में बड़ी कार्रवाई दिखाई दी। लसाडिया ग्राम पंचायत में इमित्र संचालक को ट्रैप किया गया। 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए इमित्र संचालक विश्राम गुर्जर को ट्रैप किया गया है। सीबी ने रिश्वत की रकम में 70,000 रुपए के डमी नोट रखे थे। आरोपी इमित्र संचालक विश्राम गुर्जर ने शिकायत से पहले भी परिवादी महिला से 1,50,000 रुपए वसूल किए थे। और खबर कोटा से, जहां पर युवक ने अपने बेटे और पत्नी को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। हमले में घायल हुए मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना बोरखेड़ा थाना इलाके की है। युवक आए दिन अपनी पत्नी से मारपीट करता था और आज भी युवक नशे की हालत में था। अचानक
अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं हमले के दौरान मां को बचाने आए मासूम भी उसका शिकार हो गया। बच्चे को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी ने अपने आप को भी चाकू से हमला किया और उसका भी इलाज जारी है। मारता रहता है, झगड़ा करता रहता है और ऐसे बोल रहा है कि तुम दोनों को मारूंगा। चक्कू मारता रहा ऐसे हत्यारों की तरह, कातिल की तरह। और सर मुझे भी मार दिया, मेरे बेटे को भी मार दिया। मैं तो रोटी बना रही थी, मुझे तो पता भी नहीं है कि वैसा घटनाक्रम कर देगा हमारे साथ में। खबर भरतपुर से। नदबई उपखंड के गांव अटारी में 3 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये पैतृक गांव है, जहां जिला परिषद की ओर से कार्यकारी संस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम करा रहा है। गांव में नाली निर्माण के साथ साथ सड़क निर्माण कार्य और पोखर और तालाबों के सौंदर्यीकरण का भी काम किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से मांग की जा रही थी कि गांव में सड़क निर्माण, नाली निर्माण का कार्य कराया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गांव आने के बाद से ही गांव में विकास कार्य शुरू कराए गए। माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी बनने के बाद पूरे गांव अटारी में 3.5 करोड़ के लगभग नाली निर्माण का कार्य और सीसी का कार्य और नालों की व्यवस्था सुरक्षित रूप से बनाई जा रही है, जबकि पोखरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। क्योंकि हमारे गांव के जन्मे माननीय भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है पूरे भरतपुर में। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन।